गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक है all was not well for the peasants after the different revenue systems devised by the British East India Company in India. Different revenue systems were started by the British East Indian Company, like permanent settlements, महलवाड़ी सेटलमेंट, मुनरो सिस्टम। अलग अलग रिवेन्यू सिस्टम्स की शुरुआत की गई हमारी कंट्री में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्यों की गई? फॉर देयर बेनिफिट्स, फॉर अर्निंग मोर रेवेन्यू, रेवेन्यू मैक्सिमम उसकी कलेक्शन हो, इसके लिए अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टार्ट किए गए। अपना फायदा उन्होंने देखा, बट नथिंग वॉज नॉट गुड फॉर द पीजेंट्स। लेकिन जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनके लिए कोई भी बेनिफिशियल ये नहीं था। नथिंग वॉज गुड फॉर दैम। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जितने भी रिवेन्यू सिस्टम्स थे, व्हाई दे वर नॉट गुड फॉर द पीजेंट्स। सभी रिवेन्यू सिस्टम से जो किसान थे उनको क्या प्रॉब्लम्स थी? व्हाई दे वर नॉट हैप्पी विद द रिवेन्यू सिस्टम्स डिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, फर्स्ट, these revenue systems were very high. Revenue systems were very high that peasants were unable to pay the tax, were unable to pay the revenue. And जो peasants अपना revenue नहीं दे पाते थे, they were forced to leave their houses, to leave their lands. उनको जबरदस्ती उनकी लैंड्स उनसे छीन ली जाती थी। तो क्यों खुश नहीं थे? रेवेन्यू का रेट बहुत हाई था। दूसरा, दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू। तीसरा, जबरदस्ती इफ दे वर नॉट पेइंग द रेवेन्यू, फोर्सफुली उनकी जो लैंड्स थी वो उनसे छीन ली जाती थी। बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस नथिंग वाज नॉट गुड फॉर द पीजेंट्स। आगे हम बात करेंगे और पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी, किसानों का, और किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ इस समय, वो हम देखेंगे। ये जो समय था, स्पेशली 18th सेंचुरी का, अर्ली 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, या बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का समय अगर हम देखें, 19th सेंचुरी का अर्ली जो स्टार्टिंग वाला समय था, 1820s या 30s के समय की बात करें, उस समय जैसे कि हमने देखा कि पूरा दीवानी राइट्स, रेवेन्यू के राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए। उनकी अब कोशिश यही थी कि मैक्सिमम रेवेन्यू की कलेक्शन हो। अब उन्होंने अपने फर्दर बेनिफिट के लिए ये भी देखा कि पूरी दुनिया में किन क्रॉप्स की ज्यादा डिमांड है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में या ब्रिटेन में, इंग्लैंड में किन क्रॉप्स की ज्यादा डिमांड है। जिन क्रॉप्स की डिमांड यूरोपियन कंपनीज में थी, उस क्रॉप्स को उगाने के लिए दे स्टार्टेड फोर्सिंग पीजेंट्स टू ग्रो द क्रॉप्स दोज वर डिमांडेड इन द यूरोपियन कंट्रीज। जिन फसलों की, जिन क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में थी, वही फसलों को उगाने के लिए हमारे देश के किसानों को फोर्स किया गया। उस समय अफीम, इंडिगो, इसकी स्पेशल काफी ज्यादा 18th सेंचुरी की, लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, या बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, इस समय अफीम एंड इंडिगो, इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। द ब्रिटिशर्स फोर्स्ड कल्टीवेटर्स टू प्रोड्यूस जूट, टी, शुगरकेन, व्हीट, कॉटन एंड राइस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कल्टीवेटर्स को, किसानों को उन्होंने ये फसलें उगाने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया, जैसे जूट, टी, शुगरकेन, व्हीट, कॉटन एंड राइस। इंडिगो वाज हाईली डिमांडेड इन यूरोप। यूरोप में इंडिगो क्या होती है? एक नील की खेती होती है। आपको पता है, ये जो 19th सेंचुरी का समय था, अर्ली 19th सेंचुरी, इस समय सबसे पहली जो क्लॉथ इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री यही थी। कपड़ों को रंग देने के लिए इंडिगो, जो इंडियन इंडिगो था, उसकी डिमांड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, नहीं पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी।
इस चीज के लिए। तो इसके लिए उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया कि एवरी फार्मर, एवरी पीजेंट हैव टू ग्रो इंडिगो। सो इंडिगो वाज हाईली डिमांडेड इन यूरोप। टू गेट द इंडिगो कल्टीवेशन, द टिन कथिया सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंडिगो की खेती के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, टिन कथिया सिस्टम। According to this system, under this system, peasants had to cultivate indigo on their land. यानी कि 3/20 पार्ट जो उनका लैंड का होता था उस पे उन्होंने इंडिगो उगानी ही होती थी। Every farmer, every peasant was forced to grow indigo. लेकिन किसान, उनको इंडिगो की खेती करके कोई खास फायदा नहीं होता था, बिकॉज उनसे तो इंडिगो बहुत ही कम प्राइस में ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीदती थी, ब्रिटिश ट्रेडर्स खरीदते थे। एक्चुअल बेनिफिट तो वो ब्रिटिश ट्रेडर्स ही लेते थे, क्योंकि उस इंडिगो को जब वो अनदर कंट्रीज में, यूरोप में भेजते थे, वो काफी ज्यादा इनकम गेन करते थे। जो लोकल एक्चुअल फार्मर्स थे, जो एक्चुअली इनको ग्रो करते थे, उनको कोई ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं होता था, बल्कि नुकसान होता था उनको। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मेन डिमांड होती थी फूड क्रॉप्स, इनको खाने का गुजारा हो। लेकिन अगर वो इंडिगो की खेती करते थे, तो इंडिगो एक ऐसी प्लांटेशन थी, इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स होते थे कि अगर आप अपने खेत में, अपने फार्म में एक बार इंडिगो की फसल उगाओगे, तो जो भी फर्टिलिटी होगी लैंड की, तो सारी की सारी वो इंडिगो की खेती में ही चली जाती थी। और फिर अगर एक बार आपने इंडिगो की खेती कर ली, तो वहां पे कुछ और आप फिर नहीं उगा पाओगे। इस तरह से फार्मर्स जो थे, उनका जो लैंड थी, उनकी फर्टिलिटी भी जा रही थी। they don't want to grow indigo। ये जो इंडिगो है या अफीम है या और जो भी फसलों की हम बात कर रहे हैं जिनकी यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड थी, जब इनको उगाना ज्यादा शुरू कर दिया गया, तो क्या हुआ, जो फूड क्रॉप्स थी इनकी प्रोडक्शन भारत में कम हो गई। तो जो हमने अभी पढ़ा है, रिवेन्यू सिस्टम्स के बाद किसानों के लिए कुछ भी सही नहीं था। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था, अनेबल थे पे करने के लिए, और उनको लैंड्स भी उनसे छीन ली जाती थी अगर वो रिवेन्यू पे नहीं करते थे। सो नथिंग वाज गुड फॉर द पीसेंट्स। बहुत सारी क्रॉप्स लाइक इंडिगो, जूट, शुगरकेन, व्हीट एंड कॉटन, राइस, इनकी डिमांड थी यूरोप में, और किसानों को फोर्स किया गया सेम जो है क्रॉप्स है इनको उगाए। लेकिन किसानों की मेन जरूरत थी फूड क्रॉप्स, तो यहाँ पे भी फोर्स किया जाने लग गया कि वो इंडिगो की खेती करें, जिसके ऊपर बहुत सारे आंदोलन हुए, आगे हम पढ़ेंगे। किसानों की जो रिबेलियन, ब्लू रिबेलियन भी हुआ था। सो इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से देखना है इसको और नोट्स को अच्छे से नोट करना। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। अभी तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।